बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में है कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, साइंस सिस्टम क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, रिस्पेक्टर क्या है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सब नए दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग बाय फैसल खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना मत भूलिए। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास HN2 फोर्थ सेमेस्टर की 4th नंबर डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे जो हैंड है, हमारे जो रिस्ट है, कलाई है, इसमें एक टनल सा होता है, ठीक है। इस टनल के अंदर हमारे पास मीडियन नर्व होता है और जब इस टनल पर कोई प्रेशर आ जाए, ये कंप्रेस हो जाए या इसके साथ जो हमारे पास 9 टेंडन्स है उसमें अगर कोई ख़राबी आ जाए या हमारे जो रिस्ट है ये इस पे प्रेशर आ जाए और हमारे जो नर्व है वो पिंच हो जाए, तो इससे हमारे पास एक डिसऑर्डर या सिंड्रोम हो जाती है जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ नर्व प्रॉब्लम दैट अकर व्हेन अ मीडियन नर्व इज कंप्रेस्ड एज इट पास थ्रू द कार्पल टनल इन द मिडल रिस्ट। देखिए हमारे पास जो हमारे हैंड है, हमारे जो रिस्ट है, इसमें एक टनल सा होता है, ठीक है। इस टनल के अंदर हमारे पास एक वेन गुजरता है जो कि हमारे पास मीडियन नर्व्स है, हमारे पास एक नर्व्स गुजरती है और इस मीडियन नर्व्स है, जब इसमें कोई कंप्रेशन आ जाए, इस पे अगर कोई पोर्स आ जाए या इसकी साइड पर जो हमारे पास 9 टेंडन्स है उसमें अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह आ जाए, ठीक है, तो इससे हमारे पास जो टनल है वो कंप्रेस हो जाती है और उस टनल की जो प्रेशर है वो डायरेक्टली हमारे जो नर्व्स है इस पे आ जाते हैं। तो इससे हमारे जो हाथ है वो फिर इसमें नमनेस आ जाती है, उसकी जो सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाती है, लैक ऑफ सेंसेशन हो जाती है, वो बेहिस हो जाती है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो डिजीज़ हो जाती है इसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट, ये हमारे पास किस वजह से होती है, जब हम एक एक्टिविटी को दोबारा दोबारा जो है ना उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। एक एक्टिविटी को हमारे जो हैंड है या हमारे जो रिस्ट है, इसकी एक्टिविटी को हम रिपीटेट करते हैं, तो इससे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम होती है। जैसा कि हम अगर कोई बंदा है जो वो कीबोर्ड पे टाइपिंग करता है या कोई बंदा है वो पेंटिंग करता है, ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी को जो है ना एक बंदा बार बार जो है वो दोहराता है, तो इससे हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है। पार्टिकुलरली विथ कांस्टेंट फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट, और इसकी जो रिस्ट है उसकी फ्लेक्शन हो जाती है, उसकी फ्लेक्शन हो जाती है, उसकी बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूटिंग कॉज, और इसके अलावा इसके साथ और भी कंट्रीब्यूशन काजेज हो सकता है जिससे हमारे पास जो हमारे रिस्ट है उसमें कांस्टेंट फ्लेक्शन हो जाती है और रिपीटेटिव मूवमेंट हो जाती है, जिससे हमारे जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है और हमारे पास नमनेस, पेन, ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सच मूवमेंट अकर इन सर्टन टाइप्स ऑफ पिक्चर वर्क एंड कंप्यूटर कीबोर्डिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास अगर कोई बंदा है ना वो कंप्यूटर पे जो है ना वो टाइपिंग करता है, तो इसकी जो रिस्ट है वो ज़्यादा जो है ना उसमें फ्लिक्शन आ जाती है, तो इस वजह से उसकी जो कार्पल टनल सिंड्रोम है उस ये भी हो सकता है इस बंदे को, या कोई बंदा है जो वो पेंटिंग करता है तो इससे भी उसकी जो कार्पल टनल सिंड्रोम में जो मीडियन नर्व्स है वो डैमेज हो सकता है और उसको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। सेम टाइम देयर इज़ नो कॉज, नो नॉन काज, ठीक है। बाज़ दफ़ा हमारे पास इसकी जो काज है वो हमें मालूम नहीं होते, और जब कोई डिजीज़ या डिसऑर्डर के हमें काज मालूम नहीं होते तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियोपैथिक कहते हैं। तो सम टाइम हमारे पास जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो आइडियोपैथिक भी हो सकते हैं, मतलब इसकी काज जो है ना वो हमको नहीं मालूम, ठीक है, कि ये किस वजह से ये जो डिजीज़ है वो काज हुआ है, ठीक है। साइंस सिस्टम की तरफ आती है, तो साइंस सिस्टम में हमारे पास क्या है, पेन होगी, ठीक है। जब हम
कोई बंदा को कार्पल टनल सिंड्रोम है तो इसकी जो रिस्ट है उधर पर पेन होगी, नम्बनेस होगी, लैक ऑफ सेंसेशन होगी, वो बेहिस होगी। उसको अगर आप मतलब कोई नीडल वगैरह से टच कर देती है उसके फिंगर को तो उसको मतलब लैक ऑफ सेंसेशन होगी, उसकी सेंसेशन नहीं होगी, ठीक है। एंड टिंगलिंग ऑफ द हैंड पार्टिकुलरली एट नाइट, और इसकी जो हैंड है वो नाइट टाइम पर उसमें क्या होगी, उसमें टिंगलिंग होगी, ठीक है। इसमें टिंगलिंग होगी मतलब वो जो है ना अपनी जो हैंड जो है इसका उसमें टिंगलिंग आ जाती है। टिंगलिंग क्या है, टिंगलिंग हमारे पास एक झुनझुनाहट सा होता है, ठीक है, एक शिवरिंग फीलिंग होती है इसमें, और ये ज़्यादातर हमारे पास नाइट टाइम पे हो जाती है, ठीक है। ये भी हमारे पास साइन सिम्टम में आते हैं। डायग्नोज की हम बात करते हैं तो हमारे पास डायग्नोज में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आ जाती है। हम रिस्ट को जो है ना उसको देखते हैं, ठीक है, और इसकी जो मीडियन नर्व्स है इस पर टैपिंग कर देती है, पाल्पेटिंग सा जो है ना उस पर उसके ऊपर टैपिंग कर देती है। अगर बंदे को पेन हो जाती है तो हमें पता चलता है कि इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर हम टैपिंग करें और बंदे की कोई जो है ना वो पेन महसूस नहीं होती तो ये हमारे पास नॉर्मल में हो सकती है, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट, आपने इस कार्पल टनल सिंड्रोम की ऊपर जो है ना वो कंप्रेशन है उसमें पोर्स लाने हैं, ठीक है, कोई बैंडेज वगैरह करानी है टाइट से, थोड़ी टाइट से। अगर इस पे बंदे को पेन हो रही है तो इससे फिर हमें भी पता चल जाती है कि इधर पर कार्पल टनल सिंड्रोम हो चुका है, ठीक है। एंड पॉसिबली इलेक्ट्रोमायोग्राफी टू रूल आउट अदर कॉज ऑफ सिम्टम, और हमारे पास अगर इससे हमें पता नहीं चलता तो फिर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हमारे पास छोटी इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग्स होती है, इलेक्ट्रिकल करंट होती है जो हम मसल वगैरह को देती है, और इससे हमारे जो नर्व्स है वो फिर एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। अगर कोई मसला इनमें नहीं होता तो एक्टिवेट हो जाता है, अगर कोई मसला हो तो फिर इससे भी एक्टिवेट नहीं हो जाती, और उसके जो ब्लॉकेज आई है वो फिर हमें दिखाई देता है कि ये किस वजह से है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। ट्रीटमेंट की तरफ आने से पहले मैं आप लोगों को इसकी जो रिस्क फैक्टर है वो बता दूं कि इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकती है, ठीक है। स्लाइड में नहीं है लेकिन ऐसे आप लोग याद रख ले, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इसमें हमारे पास एनाटॉमिक फैक्टर आ जाती है। एनाटॉमिक फैक्टर क्या है, डिसलोकेशन आ जाती है, सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं। और जब इसमें डिसलोकेशन आ जाती है तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा नीवियस प्रेशर जो है ना उसको क्या करती है, उसको क्रिएट करती है, ठीक है। हमारे पास 6B इसमें रिस्पेक्टर है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वोमेन में, ठीक है, बनिस्बत मेल में ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन होती है वोमन में, ठीक है। 3rd नंबर पे हमारे पास नर्व डैमेज आ जाती है, ठीक है। नर्व डैमेजिंग कंडीशन इस तरह होती है कि हमारे पास क्रॉनिक इलनेस से जो है ना ये कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना वो हो सकती है, जैसा कि डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। डायबिटीज़ भी हमारे पास रिस्पेक्टर में आती है कार्पल टनल सिंड्रोम की, ठीक है। 4th नंबर पे हमारे पास इन्फ्लेमेशन आती है जैसा कि हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। 5th नंबर पे हमारे पास अल्टरनेटिंग बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी की जो फ्लूइड है इसमें अगर कोई अल्टरनेटिंग आ जाए, जैसे कि हमारे पास जो हमारी मेनोफाज है, ठीक है, ये भी हमारे पास रिस्पेक्टर है कार्पल टनल सिंड्रोम की। और हमारे पास जो 6 नंबर पे आती है ओबेसिटी भी हमारे पास एक रिस्पेक्टर है, किस चीज़ की, कार्पल टनल सिंड्रोम की। ट्रीटमेंट की तरफ आती है तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या है, रेस्ट है, ठीक है। आपने सबसे पहले जो है ना पेशेंट को जो है ना वो रेस्ट देना है, ठीक है। और इसकी जो कार्पल टनल सिंड्रोम है इसकी जो मोमेंट्स है उसको इमोबिलाइज रखना है, इसके मोमेंट को जो है ना उसको स्टॉप करना है, ठीक है। चेंज स्प्लिंटिंग, ठीक है। स्प्लिंटिंग हमारे पास क्या है, स्प्लिंटिंग हमारे पास वो पट्टी, वो बैंडेज है, या वो पुश्त में हम उसको हमारे पास जो प्लास्टर की फट्टी वगैरह होती है, ठीक है, या और भी स्प्लिंटिंग की बहुत सारे टाइप्स है, 3 टाइप्स है हमारे पास। स्प्लिंटिंग भी हमें उस उधर पर कराती है, ये भी हमारे पास ट्रीटमेंट में आती है, ठीक है। चेंजिंग द एंगल ऑफ द रिस्ट ड्यूरिंग रिपीटेटिव मूवमेंट, और रिपीटेटिव मूवमेंट में आपने क्या है करना है, इसकी जो रिस्ट है इसकी एंगल को जो है ना आपने चेंज करना है, ठीक है,
थोड़े से मतलब हल्का से आपने इस जगह को जो है ना उसको मतलब उसकी जो मोमेंट है ना उसकी में चेंजिंग करना है, उसमें अल्टरनेटिंग करना है, ठीक है। इफ़ द सिस्टम और ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर हमारे पास सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो ये हमारे पास क्या करती है, मसल एट्रोपी। अगर हमारे मसल जो है ना इसमें एट्रोपी आ जाती है, ठीक है। एट्रोपी तो आप लोग जानते होंगे, हमारे मसल में जो स्ट्रेंथ है, हमारे मसल की जो साइज़ है इसमें कमी आ जाती है, ठीक है। एक हमारे पास हाइपरट्रॉपी है जिसमें हमारे जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और एट्रोपी में हमारे मसल वगैरह जो है ना हमारे सेल्स जो है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। एब्सेंसरी लॉस इन द फिंगर एंड हैंड एंड इज़ प्रोग्रेसिव। अगर हमारे पास सेंसरी लॉस हो जाती है हमारे फिंगर में, हमारे हैंड में, क्योंकि हमारे नर्व जो है ना वो काम नहीं करते, तो इससे हमारे सेंसरी लॉस हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सर्जरी इज़ इंडिकेट। आपने फिर उस इधर क्या करना है, सर्जरी करना है, ठीक है। इधर पर आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि सर्जरी के हमारे पास इधर पर 2 टाइप्स है, ठीक है। एक हमारे पास एंडोस्कोपिक सर्जरी है और दूसरा जो है ना वो ओपन सर्जरी है, ठीक है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी में हम एक टेलीस्कोप जो है ना उसको इंसर्ट करते हैं, और इसमें जो है ना हमारे पास क्या होती है, टेनी कैमरा होते हैं, इसको अटैच होती है। और ये जो टेनी कैमरा जो है टेलीस्कोप की जो टेनी कैमरा उसके इनसाइड पे होती है, ये हमारे पास किस चीज़ से अटैच हो जाती है, ये हमारे पास एंडोस्कोप से अटैच हो जाती है। और इससे हमें फिर नर्व्स की जो डैमेज है उसका पता चल जाती है। उसके ज़रिए हम जो लिगामेंट्स है उनको स्मॉल कट देती है, और हमारी जो नर्व्स है वो फिर कंप्रेस नहीं रहता, और उसकी जो ऊपर जो कंप्रेशन है वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये हमारे पास एंडोस्कोपिक सर्जरी है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास ओपन सर्जरी है, जिसमें सर्जन जो है ना वो ज़्यादा कट लगाती है, ओपन कर देती है, ठीक है, और उसको देखती है। तो ये हमारे पास ओपन सर्जरी में आ सकती है, ठीक है। Surgical decompression of the median nerves by transection of the carpal ligaments is performed usually एज एन आउट पेशेंट प्रोसीजर, ठीक है। सर्जिकल डिकम्प्रेशन के लिए क्या कर सकती है, जो सर्जन है वो ट्रांसेक्शन करती है। ट्रांसेक्शन हमारे पास कट है, जो हमारे सर्जरी में हम जो कट लगाती है, आरजी कट लगाती है, उसको देखती है, और इसमें जो डिकम्प्रेशन आती है उसको रिमूव करती है, और हमारी मीडियन नर्व जो है ना वो अपनी जो सप्लाई है, अपनी जो फंक्शन है वो फिर अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती है। और ये प्रोसीजर जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा आउट पेशेंट में करती है, ठीक है। इधर पर भी आप लोग देख सकते हैं एंडोस्कोपिक कॉर्नल टनल रिलीज़ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस प्रोसीजर के बारे में बताया है, ठीक है। और ये हमारे पास जो कार्पल लिगामेंट्स है, मीडियन नर्व्स है, ये जो है ना इससे भी अगर हमारे पास जो 9th टेंडन्स है इसमें अगर कोई डैमेज आ जाती है तो इससे हमारे जो मीडियन नर्व्स है वो भी कंप्रेस हो जाती है, और बंदे को कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाती है। और इधर पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र कार्पल लिगामेंट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इधर पर सर्जन जो है ना वो कट लगाती है, और जो लिगामेंट्स है उसको कट कर देती है, ताकि जो हमारे जो नर्व्स है इसमें प्रेशर आना ना आ जाए, और वो फिर इजीली जो है ना वो अपना फंक्शन जो है ना परफॉर्म करें। इसकी जो कंप्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए है सर्जन जो है ना वो हमारे लिगामेंट्स में कट लगाती है, ठीक है। एंडोस्कोपिक कार्पल टनल रिलीज, ये तो मैंने आप लोगों को बताया। कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम हमारे पास की नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिवली जब हमारे पास ऑपरेशन हो वगैरह हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है, ब्लड फ्लो मस्ट बी असेस हॉर्ली बाय चेकिंग। आपने बाय चेकिंग कलर वार्म ऑफ द फिंगर टिप एंड कैपिलरी रिफिल। आपने क्या करना है, आपने जो है ना ब्लड फ्लो को जो है ना वो उसको असिस्ट करना है, उसको चेक करना है, इसके कलर को चेक करना है, उसके जो टेम्परेचर है वो उसको चेक करना है फिंगर टिप पे की, ठीक है। और कैपिलरी रिफिल टेस्ट जो कि हमारे पास ब्लड फ्लो को हम देखने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी जो नेल्स है
उसको प्रेस कर देती है 2-3 सेकंड और इसमें फिर हमारे जो ब्लड की फ्लो है उसको देखती है, तो ये टेस्ट परफॉर्म करती है, ये हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन में आती है, ठीक है। आफ्टर एनेस्थीसिया इज वन ऑफ सेंसेशन ऑफ द फिंगर इज असिस्ट। अगर एनेस्थीसिया जो है ना वो दिया गया है पेशेंट को, तो आपने उस पेशेंट को देखना है कि ये थका हुआ तो है कि नहीं है, इसकी जो सेंसेशन है फिंगर की आपने उसको भी असिस्ट करना है कि इसकी फिंगर की सेंसेशन क्या है, अभी जो बंदा है ये थका हुआ है कि नहीं है, इसकी जो एनेस्थीसिया है वो ख़त्म हो रही है कि नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। द रेस्ट इज़ इमोबिलाइज इन अ स्प्लिंट। जब हम स्प्लिंट लगाते हैं तो इसमें हमारे पास जो रेस्ट है वो इमोबिलाइज हो जाती है, ठीक है। एंड द आर्म इज़ एलिवेटेड ऑन पिलो टू रिड्यूस एडिमा। और आपने जो आपकी जो हैंड है उसको आपने इसके नीचे आपने एक पिलो रखना है ताकि आपकी जो हैंड है वो एलिवेट हो जाए और इसमें जो एडिमा के चांसेस है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अगर आप अपनी हाथ को पिलो के ऊपर रखती है तो इसमें एडिमा की चांसेस जो है ना वो फिर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। द पेशेंट इज़ वन टू अवॉइड हैवी ग्रिप इन पिंचिंग फॉर अप टू 6 वीक, ठीक है। आपने पेशेंट को वार्न करना है कि आपने हैवी ग्रिपिंग जो है ना वो नहीं करनी, ठीक है। हैवी ग्रिपिंग जो है ना आपने नहीं करना। केपेबल ग्रिपिंग हमारे पास क्या है, केपेबल टू अराउजिंग एंड होल्डिंग द अटेंशन, ठीक है। ये आपने नहीं करना। पिंचिंग जो है ना किसी चीज़ को अपनी फिंगर में जो है ना उसको स्क्वीज़ नहीं करना ताकि आपकी जो मीडियल नर्व्स है उसमें कोई प्रेशर वगैरह ना आ जाए। आपने ये चीज़ें जो है ना ये फिर पेशेंट को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इससे हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप लोगों के जहन में किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों की जो है ना उस पर रिप्लाई दूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, मेहरबानी।